ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवत गीता पे वर्स 3.40 से अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अब भगवान बताने जा रहे हैं कि ये जो लस्ट है इसने कौन से स्ट्रैटेजिक पोजीशंस हमारे बॉडी में एक्वायर करके रखे हैं और उन स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे हम हमला करके कैसे लस्ट को कॉन्कर कर सकते हैं। तो ये इस श्लोक में 3.40 वर्स में अभी भगवान हमें बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए 3.40 वर्स है, इसमें भगवान बता रहे हैं द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ दिस लस्ट। थ्रू देम लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिविल्डर्स हिम। यानी माइंड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस, ये तीन चीजों के बारे में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये तीन जगह हैं जहां पर कि लस्ट अपना अड्डा बना के रखा हुआ है और इन तीन जगहों को हमें लस्ट से वापस जीतना है। तो कृष्ण इज हिंटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस व्हिच द एनिमी मीन्स द लस्ट हैज ऑक्यूपाइड एंड दैट वी कैन कॉन्कर हाउ वी कैन कॉन्कर हिम इन दिस वर्स। तो तीन जगह क्या है? सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। सो दीज आर द थ्री प्लेसेस। तो इन तीन जगहों पे लस्ट अपना हेडक्वार्टर्स बना के रखे हुए हैं और यहीं पे हमें इनको अटैक करके यहाँ पे हमें जीतना होता है। तो सेंसेस एंड द माइंड, तो देखिए माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। सारे सेंसेस हमारे बॉडी के जितने भी हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, एवरीथिंग, जितने भी बॉडीली सेंसेस हैं, ये सारे के सेंटर में माइंड होता है। बिकॉज माइंड डिजायर्स टू डू समथिंग एंड अकॉर्डिंगली इट कंट्रोल्स द सेंसेस टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए माइंड सारे सेंसेस के सेंटर में होता है। Thus, when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification. यानी जब हम किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम, इट इज अ सेंस ऑब्जेक्ट। तो व्हेन हम आइसक्रीम के बारे में हम सोचते हैं या हम आइसक्रीम को देखते हैं, तो दैट सेंस ऑब्जेक्ट यानी जो आइसक्रीम है उसको हमारा टंग यानी जो सेंस है वो कैसे इंजॉय करेगा, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज वो कहां पर आते हैं? माइंड में आते हैं। तो माइंड बिकम्स द रिजर्वॉयर ऑफ दैट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसीलिए माइंड इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द सेंसेस। द माइंड एंड सेंसेस देन बिकम द रिपोजिटरीज ऑफ लस्ट। यानी आपके टंग में सलाइवा आने लगेगा, it becomes a repository of lust. And similarly mind में different imaginations आने लगेंगे, how I can enjoy that ice cream. So this is how lust works, कि different ideas they get stored in mind and the senses become activated. So therefore the mind and senses they become the repositories of lust, यानी the storehouses of lust. So this is how things happen. And then next the intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. So now the intelligence will start planning how I can earn money to purchase that ice cream, maybe beg, borrow or steal, or maybe somehow or other cheat the shopkeeper and steal the ice cream. So somehow the intelligence starts planning. This is lusty intelligence. A lusty intelligence which plans to fulfill the lusty propensities, that is called lusty intelligence. So intelligence department then becomes the capital of such lustful propensities. एंड इंटेलिजेंस इज देन जस्ट नेक्स्ट डोर इमीडिएट नेबर ऑफ द स्पिरिट सोल। ये हम देखेंगे कि जस्ट स्पिरिट सोल से जस्ट एक लेवल नीचे इंटेलिजेंस आता है। आज ही के डिस्कशन में आगे हम इसे डिस्कस भी करेंगे। तो यानी अगर हमारे स्पिरिट सोल, हमारी आत्मा के सबसे करीबी कोई चीज है तो सेंसेस नहीं है, सेंस ऑब्जेक्ट्स नहीं है और माइंड भी नहीं है। इंटेलिजेंस इज वेरी क्लोज टू अस, तो इट इज जस्ट द नेक्स्ट डोर नेबर। इसलिए आप अगर अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर पाते हैं तो यू कैन कंट्रोल अदर थिंग्स ऑल्सो। अदर थिंग्स मीन्स आपके जो सेंसेस हैं या आपका जो माइंड है, ऑल दिस थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड अगर आप अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो लस्टी इंटेलिजेंस influences the spirit soul to acquire the false ego and identify with matter and thus with mind and senses. तो देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो आइडेंटिफाई करता है कि हु एम आई एम माई माइंड एंड आई एम माई सेंसेस। तो अगर हमारा इंटेलिजेंस इस प्रकार से उसकी अंडरस्टैंडिंग है
कि मैं कौन हूं, तो मैं अपना शरीर हूं। शरीर का मतलब कि हम क्या हैं, हम अपने माइंड हैं और हम अपने सेंसेस हैं। तो फिर इंटेलिजेंस प्लान करता है कि अपने माइंड को और सेंसेस को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन अगर इंटेलिजेंस को ये प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, इंटेलिजेंस के पास ये नॉलेज हो कि मैं अपना शरीर नहीं हूं, इन अदर वर्ड्स कि मैं अपना मन या अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियाएं नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो देन इंटेलिजेंस विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द आत्मा और द सोल. Otherwise, in general, the intelligence works for the benefit of the senses or the mind. And here comes all kind of trouble. Then the intelligence becomes lusty and it plans for how to fulfill the lusty propensities of mind and senses. So that is how we have to train our intelligence in a proper way. ताकि वो उसके पास सही आइडेंटिटी हो. रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम आती है. इफ द इंटेलिजेंस डज नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज अ बॉडी, then it will identify as the spirit soul and it will work for the benefit of spirit soul. So this is the process जो यहाँ पे भगवान recommend कर रहे हैं. इसीलिए the most important thing is to train our intelligence in the right direction by reading shastras, scriptures and hearing the instructions of the great souls. So that is the process that is being explained here. The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as true happiness. तो जब इंटेलिजेंस अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि आई एम द सेंस ओनली, आई एम दिस माइंड ओनली, तो अगर माइंड को कोई ग्रेटिफाई करे, आपके सेंसेस को ग्रेटिफाई करे, तो इंटेलिजेंस सोचता है कि दिस इज द ग्रेटिफिकेशन विच आई एम गेटिंग. लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस सेंसेस, आई एम स्पिरिट सोल. तो ये पॉइंट इंटेलिजेंस को समझा पाना बहुत जरूरी है. नहीं तो the spirit souls become addicted to enjoying material senses and mistakes it as true happiness, which is not the true happiness. Just like कि एक केज है, केज के अंदर एक चिड़िया है, तो आप सिर्फ केज को पॉलिश करते रहें and you do not give food to the bird, तो चिड़िया तो मर जाएगी ना. आप तो that is what we are doing, कि हम बाहर से जो हमारे सेंसेस हैं उनको हम बहुत ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो रियल अवर सेल्फ है, जो अंदर की चिड़िया है, यानी जो हमारा रियल स्पिरिट सोल विच इज इनसाइड द बॉडी, उसके बेनिफिट के लिए हम कुछ नहीं करते. तो दैट इज द मिस्टेक. व्हाई? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम वो चिड़िया नहीं, हम पे पिंजड़ा ही है, इसलिए पिंजड़ा को हम पॉलिश करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, एंड इनसाइड द बर्ड इज डाइंग आउट ऑफ हंगर. इसीलिए बोला गया है कि दिस इज फॉल्स हैप्पीनेस. बाहर से पिंजड़े को पॉलिश करना इज फॉल्स हैप्पीनेस. जस्ट लाइक कि आप बाहर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन आप अपने बॉडी को फूड नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यू थिंक दैट आई एम दिस क्लोथ ओनली, लेकिन यू आर नॉट दिस क्लोथ. एक्चुअली आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी आपकी ये बॉडी है. लेकिन आप अगर सोचने लगे कि मैं ये कपड़ा ही हूं, तो आप कपड़े को आयरन करेंगे, उसको क्लीन रखेंगे, लेकिन खुद अपनी बॉडी को नरिशमेंट देना भूल जाएंगे. तो कपड़े को आयरन करने से जो आपको हैप्पीनेस मिल रही है, उसको यहाँ पे बताइए दैट इज फॉल्स हैप्पीनेस, बिकॉज आप अपने रियल नीड्स को इग्नोर करके आप सिर्फ एक्सटर्नल चीजों को बस ग्रेटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं. तो दैट इज द पॉइंट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, दैट स्पिरिट सोल बिकम्स एडिक्टेड टू एंजॉयिंग मटेरियल सेंसेस थ्रू द एजेंसी ऑफ द माइंड and mistakes it as true happiness, but it is not the true happiness. True happiness is the happiness of the soul. So that is the point that we need to understand. देखिए, तो this is a verse from Shrimad Bhagavatam 10th canto 84th chapter 13th verse. तो यहाँ पे बताया गया है, a human being who identifies this body made of 3 elements with his self, who considers the byproducts of the body to be his kinsmen, who considers the land of birth worshipable, and who goes to the place of pilgrimage simply to take a bath rather than meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a cow. यानी देखिए, इसमें क्लियरली बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने शरीर को which is made up of 3 elements, उससे अगर अपने शरीर को जो कि 3 एलिमेंट से बना हुआ है उसको समझता है कि दिस इज हु एम आई, सच ए पर्सन इज कंसिडर्ड no more better than a cow or an ass. तो वैसे व्यक्ति को शास्त्र हमारे गधा बता रहे हैं कि वो एक गधा है. और वाई यहाँ पे काउ क्यों बताया गया है? क्योंकि वो donkeys they can be in the mode of ignorance and cows जो होते हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, सत्व गुण में होते हैं. लेकिन है तो काउ भी एक एनिमल ही, इसीलिए
सम ह्यूमन बींग्स वो हो सकता है कि सत्व गुण में हो, वो मोड ऑफ गुडनेस में हो, लेकिन अगर वो उस वक्त भी अपने आप को एक बॉडी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, तो इवन दो इन मोड ऑफ गुडनेस दे आर एनिमल्स ओनली। तो आइदर एस और एन काउ। जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है वो तो एस है ही, लेकिन जो मोड ऑफ गुडनेस में है लेकिन फिर भी अपने आप को शरीर मानता है, तो ही इज ऑल्सो एन एनिमल, मे बी अ काउ, काउ से कंपेयर किया गया है, लेकिन ही इज ऑल्सो एन एनिमल। तो ये हमारे शास्त्र इस प्रकार से वेरी क्लियर वार्निंग देते हैं कि डू नॉट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि आप अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई मत करिए। दैट इज नॉट अवर रियल आइडेंटिटी। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अवर दिस बॉडी। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज द एबीसी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि यहाँ से बात शुरू होती है। पहले तो ये समझिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, फिर उसके बाद फिर आगे की बात शुरू होती है। तो लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी बिकॉज इट कवर्स अवर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो देखिए हमारे जो नॉलेज है एब्सोल्यूट ट्रूथ का, यानी दोनों लेवल का, कि हम हमारी खुद की आइडेंटिटी कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, एंड फिर उसका हायर लेवल ऑफ नॉलेज कि हमारा सुप्रीम से रिलेशनशिप क्या है। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये दोनों नॉलेज को कवर करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? वो लस्ट का है। इसीलिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके ऊपर हमें काबू पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो lust is the greatest enemy because it covers this knowledge of the absolute truth, and as it has been already explained in verse 28 of this chapter, हमने देखा था कि it is that knowledge which makes the difference between working for Krishna and working for fruitive results। यानी एक्टिविटी सेम रहती है, लेकिन फिर भी the person who is in knowledge he works for Krishna, and person who is in ignorance he works like a fruitive actor। तो डिफरेंस दोनों में क्या है? डिफरेंस यही है कि वन पर्सन इज इन नॉलेज एंड अदर पर्सन इज सिंपली इन इग्नोरेंस, बस इतनी सी अंतर है। यानी एक्टिविटी सेम है, टू पीपल वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी सेम काम कर रहे हैं, दोनों लैपटॉप लेके एक प्रोग्राम बना रहे, कोड बना रहे हैं, एक्टिविटी इज द सेम। डिफरेंस क्या है? दिस इज द डिफरेंस कि वन पर्सन मे बी हैविंग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, he is aware that I am not this body, I am spirit soul and I am a servant of God and my duty is to serve him, and other person is simply thinking कि अरे मैं ये शरीर ही हूँ और अपने बॉडी को सेंस ग्रेटिफिकेशन देना, दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। तो दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस जो कि हमारे शास्त्र बताते हैं। तो देखिए नाउ कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, बिफोर अ बैटल वी शुड नो वेयर टू फाइंड अवर एनिमी। So Krishna will therefore explain where and how to attack lust in our attempts to overcome its power। तो अब लस्ट को डिफीट कैसे किया जाए, कहां उसे ढूंढा जाए और उसे कैसे हराया जाए, इसके बारे में नाउ कृष्णा विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स। तो दिस इज वर्स नंबर 41, 3.41। तो यहाँ पे अब भगवान बता रहे हैं, देयरफॉर ओ अर्जुन बेस्ट ऑफ भारतास, in the very beginning curb this great symbol of sin by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self realization। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस श्लोक का लास्ट लाइन देखते हैं तो यहाँ पे है ज्ञान विज्ञान नाशनम, यानी ये जो काम है, ये जो लस्ट है, ये दो चीजों का नाश करता है, ज्ञान और विज्ञान। तो व्हाट इज ज्ञान एंड व्हाट इज विज्ञान, दैट इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लेन्ड कि देखिए व्हाट इज ज्ञान एंड विज्ञान, ये पहले जान लीजिए। इन दो चीजों का जो काम है नाश करता है। तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? तो देखिए ज्ञान रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ द सेल्फ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन सेल्फ, और इन अदर वर्ड्स नॉलेज दैट स्पिरिट सोल इज नॉट द बॉडी। यानी इस बात को समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इस चीज को ज्ञान बताया गया है। तो हमारे पास बहुत सारे ज्ञान के डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज क्या चीज है? टू अंडरस्टैंड कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, दिस इज द रियल एक्चुअल ज्ञान। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विज्ञान? दैट विज्ञान रिफर्स टू स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पिरिट सोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन हिज रिलेशनशिप टू द सुप्रीम सोल। यानी आपको ये पता चल जाना कि मैं ठीक है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन इस आत्मा का जो सुप्रीम आत्मा है, इस सोल का जो सुपर सोल है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो बात पता चल जाना। इस नॉलेज को विज्ञान कहा गया है। तो ज्ञान और विज्ञान, तो लस्ट है, ये दोनों चीजों को, ज्ञान को कवर करता है और विज्ञान को कवर करता है। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स।
So Lord advised Arjun to regulate the senses from the very beginning, यानी बचपन से ही। भागवतम में भी बताया गया है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञा, यानी 5 साल की उम्र से ही छोटे बच्चों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस। तो क्योंकि छोटे बच्चों को आप जैसे ट्रेनिंग कर देते हैं उसी तरह के वो बड़े होकर के बन जाते हैं। तो बचपन में अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो एक बार उम्र बढ़ जाने के बाद उन्हें अच्छे संस्कार देना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह बताया गया कौमारम आचरित प्रज्ञा, कौमार यानी 5 साल की उम्र से ही एक बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। और इसीलिए हमारे जो वैदिक गुरुकुल्स होते थे वहां पे बच्चों को भेज दिया जाता था 5 साल की उम्र में ही, और 5 साल से 25 साल तक उनकी बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती थी, और 25 साल के बाद फिर वापस आकर के गृहस्थ आश्रम में एंटर करते थे। दे यूज्ड टू गेट मैरिड। तो लॉर्ड एडवाइज्ड अर्जुन टू रेगुलेट द सेंसेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सो दैट ही कुड कर्ब द ग्रेटेस्ट सिंफुल एनिमी लस्ट विच डिस्ट्रॉयज बोथ ज्ञान एंड विज्ञान। तो ये ज्ञान और विज्ञान को दोनों को नाश करने वाला जो एनिमी है उसे डिस्ट्रॉय करने का पहला स्टेप तो है कि बचपन से किसी को ट्रेनिंग दी जाए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग भक्ति फ्रॉम अर्ली एज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो यह बताया गया कि बिगनिंग से क्यों करना चाहिए। वन इज एजुकेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, द नेचुरल लव ऑफ गॉड कैन नॉट डिटीरियोरेट इनटू लस्ट। यानी कि एक बार जब हम अच्छे संस्कार के बिना बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, उसके बाद फिर उस व्यक्ति को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिए जाएं तो जो उनका नेचुरल लव है फॉर कृष्णा दैट विल नॉट गेट डिटीरियोरेटेड इनटू लस्ट, उसको हम सेव कर सकते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल। उनको अच्छे संस्कार दे करके हम एक अच्छे डिवोटी के रूप में कल्टीवेट कर सकते हैं। तो जो लेट से स्टार्ट करते हैं उनको ऑब्वियसली लेटर ऑन हमारा लर्निंग का एबिलिटी कम हो जाता है और वी मे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इवन इफ वी ट्राई टू लर्न समथिंग। तो ये नेचुरल लॉ है कि बड़े हो जाने के बाद आपका लर्निंग का कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। जैसे बचपन में हम अपनी मदर टंग बहुत इजीली सीख गए, लेकिन अभी हमें एक नया लैंग्वेज सीखना हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज द पॉइंट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। तो व्हेन लव ऑफ गॉड डिटीरियोरेट्स इनटू लस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न टू द नॉर्मल कंडीशन। यानी जब लव ऑफ गॉड डिट्यूरेट एक बार हो जाता है तो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको डिट्यूरेट होने ही ना दे, इसलिए बचपन से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो nonetheless कृष्ण कॉन्शियसनेस is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service। तो ठीक है, हमने तो बचपन से मान लीजिए स्टार्ट नहीं किया तो क्या हमारे लिए कोई होप नहीं है? तो ये भी यहाँ पे भगवान क्लियरली बताते हैं कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस सो पावरफुल कि अगर आपने बचपन से स्टार्ट नहीं भी किया है तो स्टिल आप इस एज से भी अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करना शुरू करें भक्ति का and follow the rules and regulations very properly, strictly, so we can also overcome this great enemy of lust and we can destroy him and we can become a lover of God। so that is quite possible। obviously बच्चों को ट्रेन करना और आसान होता है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मच मोर पावरफुल। तो आप जिस भी एज में हैं अभी से भी अगर आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो स्टिल देयर इज होप फॉर अस। दैट इज व्हाट कृष्ण इज टेलिंग हियर। तो हाउ द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक भक्ति कर्ब्स लस्ट। तो अब वैदिक भक्ति करने से ये लस्ट आखिर खत्म कैसे होता है इसे भी एक्सप्लेन किया गया है कि ऑफ द सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंस द सेंसेस आर द ग्रॉसेस्ट। तो सबसे जो ग्रॉस होते हैं वो हमारे सेंसेस हैं। आप सेंसेस को देख सकते हैं, आईज, नोज, टंग, दिस आर विजिबल, ये विजिबल हैं, लेकिन माइंड विजिबल नहीं है बिकॉज इट इज मोर सटल। ऑल्दो माइंड इज ऑल्सो सटल सेंस, वो भी एक सेंस है, लेकिन माइंड आपको दिखता नहीं। ग्रॉस सेंसेस आपको दिखते हैं, इसलिए जो सेंसेस हैं वो ग्रॉस हैं, उससे ज्यादा सटल माइंड होता है और माइंड से भी ज्यादा सटल इंटेलिजेंस होता है, इसीलिए सेंसेस सबसे ज्यादा ग्रॉसेस्ट हैं। तो बीइंग ग्रॉस दे आर इजीएस्ट टू कंट्रोल। कृष्ण देयरफॉर रिकमेंड्स दैट वी बिगिन टू ब्रिंग लस्ट अंडर कंट्रोल बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस। इसलिए जो सबसे ग्रॉस है उसको बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी सटल। माइंड को आप देखेंगे, अगर आप चैंटिंग करते हैं तो देखेंगे चैंटिंग के टाइम माइंड को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है बिकॉज इट इज वेरी सटल। लेकिन सेंसेस ग्रॉस हैं, ग्रॉस चीजों को आप थोड़ा आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी
आप में से बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत करते होंगे, तो देखिए अपने टंग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान है। बहुत लोगों के लिए वो भी आसान नहीं होता टंग को भी कंट्रोल कर पाना, लेकिन एटलीस्ट माइंड को कंट्रोल करने से तो ज्यादा आसान है टंग को कंट्रोल करना। तो इसलिए जब हमें बिगिन करना है लस्ट के अगेंस्ट जो फाइट हमें बिगिन करनी है, तो वी हैव टू अटैक द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द एनिमी फर्स्ट। तो जो सेंसेस है वो सबसे वीकेस्ट है पोर्शन है, जहां पे एनिमी का सबसे कम इन्फ्लुएंस है। यानी आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आईज को, अपने टंग को, अपने नोज को, अपने ईयर्स को। आप इन चीजों को, जो एक्सटर्नल चीजें हैं, जो ग्रॉस चीजें, उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। माइंड को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, इसलिए स्टार्ट फ्रॉम द ग्रॉस थिंग। पहले सेंसेस को, एक्सटर्नल चीजों को कंट्रोल करिए। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। और वैदिक भक्ति, इसीलिए हम वैदिक भक्ति जब अपने सेंसेस को इंगेज करते हैं भक्ति के प्रोसेस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में, तो जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो अपने आप रेगुलेट हो जाती हैं। मेंटल कंडीशन हो सकता है कि इमीडिएटली रेगुलेट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट द प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया एक्सटर्नल सेंसेस को कंट्रोल करने से। तो दिस इज ऑटोमेटिकली डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैदिक भक्ति। दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि अगर वैदिक भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम स्टार्ट कर दें, मेथड्स एंड रेगुलेशंस सारे फॉलो करना, तो श्योर इनफ एक्सटर्नली हमारी चीजें कंट्रोल अभी हो रही हैं और धीरे धीरे ये मेंटल प्लेटफॉर्म पर भी चीजें जाएंगी। तो नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्यूरिफाइंग द इंटेलिजेंस। तो व्हाइल कंट्रोलिंग अवर सेंसेस हाउएवर वी शुड नॉट निग्लेक्ट द इंटेलिजेंस। कि आपके ठीक है सेंसेस तो सबसे ग्रॉस हैं, आपने वहां से स्टार्ट किया उनको कंट्रोल करना, बट दिस डज नॉट मीन कि अब हम अपने इंटेलिजेंस पर कोई अटेंशन नहीं पे करते हैं, बिकॉज सेंसेस को रेगुलेट करना इज ओनली अ बिगिनिंग। सेंसेस को आपने रेगुलेट करना शुरू किया, उससे आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड नहीं हुआ है। अल्टीमेटली व्हेन द इंटेलिजेंस कम्स अंडर कंट्रोल, सेंसेस, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग कम्स अंडर कंट्रोल, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि सक्सेसफुली आपने लस्ट को डिफीट कर दिया है। अदरवाइज जस्ट सेंसेस को कंट्रोल करने से आप वहीं पर रुक जाएंगे, तो अगेन यू विल फॉल बैक। तो इंटेलिजेंस लाइक अ गार्ड एज इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल एंड इट्स बिजनेस इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माया। तो इंटेलिजेंस जब तक आपका लस्टी है, जब तक इट कीप्स ऑन प्लानिंग कि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन को एंजॉय किया जाए, तो तब तक यू आर नॉट ऑन द सेफ साइड। इसलिए फर्स्ट स्टेप रेगुलेट द सेंसेस, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू ट्रेन अवर इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस को कैसे ट्रेन करते हैं? बाई रीडिंग शास्त्रा, बाई हियरिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ग्रेट सोल्स। तो उससे कॉन्टेम्पलेटिंग, इससे हम अपने इंटेलिजेंस को ट्रेन करते हैं। तो दिस इज, तो सेंसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट करिए, फर्स्ट स्टेप, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें अपने इंटेलिजेंस को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर देना है, so that slowly फिर the controlling the senses becomes natural for us. So if the guard has been corrupted by lust, however, the situation is as dangerous as when a bodyguard is bribed by the enemy. तो देखिए हमारा इंटेलिजेंस है वो गार्ड है, तो अगर गार्ड ही करप्टेड, यानी इंटेलिजेंस आपका प्लान कर रहा है, वन थिंग इज कि आपके सेंसेस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेलिजेंस आपको कह रहा है कि नहीं नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अगर आपका इंटेलिजेंस भी प्लान करने लगे कि हाँ हाँ ये सेंसेस डिमांड कर रहे हैं कि कैसे उनको ग्रेटिफाई किया जाए, और इंटेलिजेंस भी अब वही उसी डायरेक्शन में प्लान करने लगा कि ये सेंसेस को अब कैसे ग्रेटिफाई करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द डिमांड्स ऑफ द सेंसेस, अगर इंटेलिजेंस भी उसी डायरेक्शन में आपको सेंसेस को सपोर्ट करने लगा, so then it is as dangerous as when the bodyguard is bribed by the enemy. जब आपका बॉडीगार्ड है, जो आत्मा का बॉडीगार्ड है, दैट इज द इंटेलिजेंस, तो बॉडीगार्ड जो कि उसको बचाने के लिए है वही ब्राइब्ड हो गया, तो बॉडीगार्ड के पास तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। किसी आपने देखिए बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनकी डेथ कैसे हुई है कि उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उन्हें मार दिया। बॉडीगार्ड के लिए बहुत आसान है, क्योंकि बॉडीगार्ड इज जस्ट नेक्स्ट टू द पर्सन, तो इमीडिएटली ही कैन किल। तो इसीलिए अगर हमारा जो आत्मा का बॉडीगार्ड है इंटेलिजेंस, वही अगर ब्राइब्ड हो गया, सो देन देयर इज नो होप फॉर द सोल। इसलिए वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर इंटेलिजेंस बाय रीडिंग द शास्त्रास। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। So thus, the materially contaminated intelligence which works in the service of our enemy should be neglected. तो अगर लगता है कि बॉडीगार्ड ऑलरेडी ब्राइब्ड है, आपको दिख रहा है कि यार मेरा इंटेलिजेंस उसी डायरेक्शन में काम करता है, तो हमें निग्लेक्ट करना है बस इंटेलिजेंस को,
We don't have to hear even to the intelligence. We should instead accept the intelligence of Guru, Sadhu and Shastra. तो अपने इंटेलिजेंस को निगलेक्ट किए तो फिर कहीं से तो इंटेलिजेंस चाहिए, तो देन वी हैव टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे गुरु और साधु और शास्त्र हमें देते हैं, तो देन वी हैव टू फॉलो. ऑल्दो द इंटेलिजेंस में टेल कि अरे दिस इज यूजलेस, लेकिन वी हैव टू फॉलो दैट इंटेलिजेंस. एंड एक्चुअली आपको मैं बताऊं, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से इंटेलिजेंस का यही डेफिनेशन है कि हाउ द इंस्ट्रक्शंस जो हमारे गुरु देते हैं, जो शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड अदर डिवोटीज जो साधु हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. वी डू नॉट हैव एनी अदर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज ओनली इंटेलिजेंस. तो हमारे इंटेलिजेंस को अलाइन करना होता है इस रियल इंटेलिजेंस की तरफ, यानी हमारा इंटेलिजेंस वर्क करना चाहिए टू फॉलो द एक्चुअल इंटेलिजेंस. एक्चुअल इंटेलिजेंस मीन्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्रस. इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको, उनके साथ अगर हमारा इंटेलिजेंस अलाइंड है तो समझ लीजिए कि योर इंटेलिजेंस इज हेल्दी कंडीशन में है. अदरवाइज अगर हमारा इंटेलिजेंस उनके इंस्ट्रक्शंस के अपोजिट डायरेक्शन में प्लान कर रहा है, तो you can understand that our intelligence is bribed and we should neglect such kind of intelligence. So now moving on to the next verse 3.42. So this is the text and translation of this verse. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than mind. And he, the soul, ही जब भगवान बोल रहे हैं वो सोल के बारे में, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, इज इवन हायर देन द इंटेलिजेंस. तो देखिए यहाँ पे हायरार्ची दिया गया है कि किस प्रकार से ये कौन किससे ऊपर की पोस्ट पर आता है. सबसे नीचे डल मैटर होता है, उसके ऊपर सेंसेस होते हैं, उसके ऊपर माइंड होता है, और उसके ऊपर इंटेलिजेंस होता है, और सबसे ऊपर सोल होते हैं. तो इस प्रकार से ये चीज है. तो हमने जैसे देखा भी था कि सेंस सबसे ग्रॉस होते हैं, उसे सटल माइंड होता है, उसे सटल इंटेलिजेंस होता है, और सबसे सटल ऑब्जेक्ट जो है वो स्पिरिट सोल है. लेकिन सेंसेस से भी ज्यादा ग्रॉस मैटर होता है, यानी सेंस ऑब्जेक्ट्स, यानी सेंसेस से भी ज्यादा जो ग्रॉस हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए. तो देखिए, लस्ट इज रिजर्व्ड विद इन द बॉडी बट इज गिवन वेंट थ्रू द सेंसेस. तो हमारे बॉडी में अलग अलग जगहों पे लस्ट इज रिजर्व्ड, लेकिन सेंसेस आर द प्लेसेस जहां पे से कि वो वेंट होती है, यानी वहां से बाहर निकलती है. तो देयरफॉर द सेंसेस आर सुपीरियर टू द बॉडी एज अ होल. तो बॉडी इज डल मैटर जहां पे कि इज रिजर्व्ड है, लेकिन जस्ट विदाउट सेंसेस वो बॉडी में अगर लस्ट रिजर्व्ड भी हो तो इट कैन नॉट डू एनीथिंग. जैसे कि घोस्ट्स होते हैं, तो एक्चुअली जो घोस्ट होते हैं या भूत जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं, उनका क्या पोजीशन रहता है कि दे हैव लस्ट इन देयर बॉडी बट दे डोंट हैव सेंस, इन द सेंस दैट उनका ग्रॉस बॉडी नहीं होता है, दे जस्ट हैव अ सटल बॉडी. यानी लस्ट उनके अंदर भरा हुआ है लेकिन उनके पास शरीर ही नहीं है, यानी उनके पास सेंसेस ही नहीं है. यानी किसी के पास रसगुल्ला खाने का डिजायर है लेकिन उसके पास टंग ही नहीं है, तो ही विल बी अ मिजरेबल पर्सन कि रसगुल्ला खाने का डिजायर. इसीलिए वो घोस्ट हैं, किसी और के बॉडी पे कब्जा करते हैं और उसके सेंस ऑब्जेक्ट से, उसके सेंस ऑर्गन से उस सेंस ऑब्जेक्ट को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं. यानी इफ अ घोस्ट ही हैज अ डिजायर कि मुझे रसगुल्ला खाना है, उसके पास तो टंग ही नहीं है लेकिन डिजायर है, तो किसी और व्यक्ति के बॉडी पे कब्जा करेगा एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ रसगुल्ला एंड घोस्ट विल एंजॉय थ्रू हिज बॉडी. तो इसीलिए द थिंग इज कि देखिए, लस्ट रिजर्व विद इन द बॉडी, लेकिन सेंसेस से उसको वेंट मिलता है, इसीलिए सेंसेस आर सुपीरियर टू द ग्रॉस बॉडी एज अ होल. तो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द सोल makes direct connection with Krishna. Therefore, the hierarchy of the bodily functions ultimately ends in the supreme soul. तो देखिए, इन सारी चीजों से, मैटर, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस में से द एंड उसके ऊपर जो सोल आता है, ओनली सोल कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद कृष्णा. इंटेलिजेंस, माइंड, सेंसेस, मैटर कैन नॉट कनेक्ट डायरेक्टली विद कृष्णा. इसलिए सोल को सबसे ऊपर यहाँ इस हायरार्ची में रखा गया है. तो इवन दो the senses may be restricted, the mind will act as it does during dreaming. तो मान लीजिए सेंसेस को रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया जाए तो भी हमारे माइंड में लस्ट है. तो हमने जैसे देखा कि ये 3 जगहों पे जहाँ पे लस्ट स्टोर्ड रहता है वो है
सेंसेस, इंटेलिजेंस, माइंड। तो आपने पहले सेंसेस को तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो स्टिल माइंड में वो उनका स्टोर हाउस है। तो जैसे आप सोते हैं तो नो सेंसेस बॉडीली के, बॉडी के कोई एक्सटर्नल सेंसेस एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी माइंड इज एक्टिव, और माइंड में के थ्रू हम ड्रीम में वी एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर कि इवन दो सेंसेस में बी रिस्ट्रिक्टेड, द माइंड विल एक्ट एज इट डज ड्यूरिंग ड्रीमिंग। But above the mind is that determination of the intelligence. So this is the point to be understood कि mind के ऊपर क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होता है, और क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस। यानी माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डिटर्मिनेशन से। और वो कब आता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, दैट मीन्स वी हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एंड उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें रेगुलरली शास्त्र की स्टडी करके, अपनी साधना करके अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना होता है। तो जब इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रांग रहता है, तो विद दैट स्ट्रांग इंटेलिजेंस हम अपने माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और माइंड कंट्रोल हो गया तो सेंसेस बहुत आराम से कंट्रोल हो ही जाते हैं। सो अबव इंटेलिजेंस इज द सोल प्रॉपर, लेकिन इंटेलिजेंस से ऊपर भी सोल होता है। इफ देयरफॉर द सोल इज डायरेक्टली एंगेज्ड विद द सुप्रीम, नेचुरली all other subordinates, namely the intelligence, mind and senses, will be automatically engaged. यानी अगर आपकी आत्मा लग गई भगवान की सेवा में, तो फिर नीचे, उसके नीचे जितनी भी चीजें हैं, इंटेलिजेंस, माइंड, सेंसेस, ये ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो दिस इज द कल्मिनेशन। स्टार्टिंग जो हमने डिस्कस किया था कहां से होता है कि अपने सेंसेस को रेगुलेट करिए एटलीस्ट, क्योंकि वो सबसे ग्रॉस होते हैं, सबसे ईजी है उनको कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है, और इंटेलिजेंस उससे भी सटल है, और सबसे सटल सोल है। तो स्टार्ट हम सेंसेस से करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन आवर सोल इज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो दैट इज द कल्मिनेशन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, देन नो मोर कॉन्टैक्ट विद लस्ट। तो दिस मेंटल एटीट्यूड हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, जो हमने देखा था पहले भी। दिस इज कॉल्ड परम दृष्टवा निवर्तते, यानी गेटिंग अ हायर टेस्ट, यानी आत्मा को अब एक हायर टेस्ट मिल गया है। तो लोअर टेस्ट, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का टेस्ट है, जो लोअर टेस्ट है, उसे आत्मा छोड़ देती है, बिकॉज आत्मा को अभी एक हायर टेस्ट मिल चुका है, तो लोअर टेस्ट के पीछे नहीं जाती है। यानी आपको अगर 1 लाख रुपए का जॉब मिल जाए, तो 50,000 का जो जॉब है वो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब तक नहीं मिला है तब तक यू आर अटैच्ड टू इट, और छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार आपको बेटर सैलरी का कोई जॉब मिल जाए, तो ईजिली यू कैन गिव अप द लो सैलरी जॉब। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ परम दृष्टवा निवर्तते, यानी जब आत्मा को ये सुख मिल जाता है, भगवान की सेवा करने का सुख मिल जाता है, तो सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से कंबाइन करके उस सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो सुख निकालने का डिजायर है, वो अपने आप यूजलेस लगने लगता है। तो विथ इंटेलिजेंस वन हैज टू सीक आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल and then engage the mind always in Krishna consciousness. Therefore, with intelligence one has to do this. We have to seek out our constitutional position. With intelligence हमें ये अपने आप को समझाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये सेंसेस नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं भगवान का दास हूँ, और मेरा कर्तव्य है और मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि भगवान का सेवा करूँ। और वहां पे जब हम उस सेवा में एंगेज हो जाते हैं, तो उससे जो हैप्पीनेस, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को मिलने के बाद वी डू नॉट वांट टू एंगेज अवर सेंसेस विद सेंस ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज हमें एक बहुत ही हायर टेस्ट मिल गया है। इसीलिए इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमें रेगुलर साधना करते रहना चाहिए, तो उससे स्ट्रेंथ, हमारे इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ मिलता है। एंड दैट इज द थिंग which will win us the battle with lust. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses, but aside from that, one has to strengthen the mind by the use of intelligence. तो ठीक है, इनिशियली कोई नया भक्त है तो उसे बताया जाता है कि सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहिए, यानी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट के पास नहीं लेके जाइए, अदरवाइज द सेंसेस विल बी अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, और कंबाइन करने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कि लेकिन नियोफाइट स्पिरिचुअलिस्ट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप दूर रहिए ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस से, लेकिन असाइड फ्रॉम दैट वन हैज टू स्ट्रेंथन द माइंड बाय द यूज ऑफ इंटेलिजेंस। तो माइंड को स्ट्रेंथन करना होता है, आपका मन भटके नहीं। तो वो लेकिन कैसे होगा, जब स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस हमारे पास होगा, और स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस कम्स बाय आवर साधना, प्रॉपर साधना।
तो then even though the senses are very strong like serpents, they will be no more effective than serpents like serpents with broken fangs. तो फिर भी जब आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो गया और स्ट्रांग इंटेलिजेंस ने आपसे सेंसेस को कंट्रोल कर लिया, तो आपके फिर भी सेंसेस तो आपके पास हैं ही, बट दे विल बी नो बेटर देन द सर्पेंट्स विद ब्रोकन फैंग्स। यानी एक सांप है जिसके कि फन को तोड़ दिया जाए तो उसका सारा पॉइजन जो होता है वो अभी काटेगा भी अगर, तो वहां से कोई पॉइजन नहीं है, दैट द सर्पेंट विल बिकम हार्मलेस। तो इसी तरह सेंसेस अगर सेंस ऑब्जेक्ट से इंगेज भी करते हैं तो बिकॉज वो जो लस्ट है दैट इज नॉट प्रेजेंट, तो इट विल बी हार्मलेस। अगर हम अपने इंटेलिजेंस से अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए तो। एल्स इवन दो द सोल इज the master of the senses, intelligence and mind, unless it is strengthened by association with Krishna, there is every chance of falling down due to the agitated mind. तो आत्मा तो देखिए इस हायरार्ची में सबसे ऊपर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हमने इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन नहीं किया एंड अपने आत्मा को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, so there will be every chance, although the soul is superior than all other things, there will be chance of us falling down. अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।